सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये क्या लिखा हुआ है, P डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू R डिवाइड बाई S, हमें देख के पता चल जाएगा ये वेट स्टोन ब्रिज की बात की जा रही है। और ये कहाँ काम आता है, तो ये भी हमारे दिमाग में प्रश्न का आंसर आएगा कि जब 4 रेजिस्टेंस प्रश्न में दिए हुए हों, उसमें से 4 में से कोई 3 दिए हुए हों, एक नहीं दिया हो, तो हम इस प्रिंसिपल के द्वारा उसे निकाल सकते हैं। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ध्यान आया हमें कि ये किरचॉफ के दोनों लॉ पर काम करता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर काम करता है किरचॉफ के। ठीक है भाई। इसका डायग्राम की बात आए अगर, तो वो भी ध्यान से देखिए। इस पे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे कि एक इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसके बाद यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, फिर यहाँ से इधर एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, इन दोनों को, ठीक है, से और ऐसा बना करके, और यहाँ से कुछ करंट, आई करंट यहाँ से फ्लो करवा देंगे, कुछ यहाँ पे स्विच वगैरह लगा देंगे, और साथ में कुछ बैटरी का भी यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इस बैटरी का प्लस और माइनस टर्मिनल यहाँ पर बनाएंगे, ध्यान देंगे। बहुत बेसिक बात ध्यान देना है कि प्लस टर्मिनल यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि प्लस से करंट चलता है। कोई भी व्यक्ति का डायग्राम में यहाँ पर गड़बड़ किया, वो केवल यही कहेगा कि हाँ बढ़िया पेपर करके आए। समझ गए बात को, छोटी सी गलती, इसलिए बहुत बारीकी से समझना है। आई करंट यहाँ से आ रही थी, आई करंट को यहाँ से दो रास्ते मिल गए, तो आई करंट अपने आप को दो भाग में डिवाइड की। एक भाग में करंट I1 फॉर्म में गई और एक भाग में करंट I2 गई। हमें पता नहीं है I1 की वैल्यू कितनी है, लेकिन हम मान लिए हैं एक वेरिएबल की, चलिए I1 करंट यहाँ चली गई, I2 इधर चली गई। अब यहाँ से एक इसको नापने के लिए एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर दें एक वायर के थ्रू, तो ये I1 करंट जब यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ से फिर से इसको दो रास्ते मिलेंगे। देखिए एक रास्ते में तो I1 आ रही थी, दो रास्ते मिले। एक रास्ते में हम मान लेते हैं कि IG करंट गई, और एक रास्ते में हम मान लेते हैं, एक दो के बाद तीन आता है नंबर, तो I3 करंट गई। उसके बाद ये I3 करंट यहाँ पहुंच गई और यहाँ से वापस इधर जाएगी कौन, I3 करंट। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि I3 करंट इधर क्यों नहीं गई, क्योंकि इधर से I2 करंट आ रही थी इसलिए नहीं गई। इधर से देखिए ध्यान से, ये I2 करंट यहाँ से इधर गई, मान लीजिए IG, और इधर चली गई कितनी, I4। तो ये I4 करंट यहाँ से जा रही थी, तो जब यहाँ पर पहुंची तो दोनों करंट यहाँ पर मिल गए, I3 और I4, और यहाँ से I3 और I4 मिल करके यहाँ पर वापस आ गए। तो आगे हम बात करेंगे कि I के बराबर ही होना चाहिए I3 I4। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इसको A नाम दे देते हैं, इसे B नाम दे देते हैं, इसे C नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका गैल्वेनोमीटर का, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसको जी नाम दे, RG नाम दे देते हैं। RG क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर का, RG, इस प्रकार से नाम दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें ध्यान से, कौन से जंक्शन में, बी में देखें, और एक बार कहाँ देखना है, जंक्शन डी में देखना है। तो पहले बी में देख लेंगे, उसके बाद जंक्शन डी पे भी देखेंगे, और किरचॉफ का पहला नियम लगाते हैं। क्या कहता है कि जितना इस जंक्शन पर करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो I1 करंट आ रही है, तो जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, IG प्लस I3। यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस कंडीशन के लिए IG की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो I1 है वो I3 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। कितनी आसान बात है, बहुत ही ज्यादा आसान बात है। उसके बाद आगे ध्यान दें जंक्शन डी पर, तो केवल हमें क्या करना है, आने वाला बराबर जाने वाला। आने वाली करंट कितनी है, I2 करंट आ रही है, कौन सी करंट जा रही है, IG करंट जा रही है, और यहाँ से I4 करंट जा रही है। फिर से यहाँ पर हम कंडीशन लगा दें, इक्विलिब्रियम कंडीशन, IG की वैल्यू 0 कर दें, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो I2 है
वो I4 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। किरचॉफ का पहला नियम लगा दिए यहाँ तक। अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, जो इसके लिए हमें कुछ लूप लेना पड़ेगा या पाथ लेना पड़ेगा। तो हम लूप की बात करेंगे, कौन से? ए बी डी ए की बात करेंगे। ए से चलना शुरू करेंगे, ये वोल्टेज वाला है, तो वोल्टेज का मतलब होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बना के दिखाए थे, अभी हम रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं बना के। इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं P, इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं Q, इसे नाम देते हैं R, इसे नाम दे देते हैं S। इसके हिसाब से ये डेरिवेशन आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। जहां जिसकी जरूरत पड़ रही है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ए से चलना शुरू करें तो कितना हो जाएगा? करंट I1 और रेजिस्टेंस P है, तो यहाँ पर I1 इंटू P। आगे बढ़े ध्यान से, तो इधर से जाकर के ऐसे लौटेंगे तो कितना आ जाएगा? RG और IG प्लस IG इंटू RG। उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, जिसकी वजह से माइनस IG RG। उसके बाद यहाँ से जब ऐसे जाएंगे तो हम ऐसे जा रहे थे, करंट की और हमारी डायरेक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से माइनस कितना हो जाएगा? I2 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? R इक्वल टू 0। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पहले से पता है कि IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए, या प्लस माइनस ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा, उस पार गया। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू R डिवाइड बाई P हो जाएगा। अभी ऐसे इसको लिखा रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या करना है। इक्वेशन नंबर 3, एक और लूप लेना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या करना पड़ा हमें? किरचॉफ का पहला नियम 2 बार और किरचॉफ का दूसरा नियम 2 बार लगाना पड़ा मात्र। इस बार BCDB में लगाएंगे, BCDB में लगाएंगे। यहाँ से चलना शुरू करें, कहीं से भी I3 इंटू क्यू, ध्यान दीजिएगा, I3 इंटू क्यू। उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे, माइनस हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अलग अलग, माइनस कितना? I4 इंटू S। उसके बाद यहाँ से चलना शुरू करें। आप चाहें तो सरल करने के लिए इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल ही हो रहा है, तो थोड़ा सा बुद्धि का हम प्रयोग कर लें। यही कहलाता है कि आप बार बार प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अपने दिमाग का प्रयोग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को काटना ही है तो क्यों ना इसको हम यहीं से हटा दें और सीधे इसको उस पार ले जाएं। कितना हो जाएगा? I3 क्यू इक्वल टू I4 S। यहाँ से I3 डिवाइड बाई I4 इक्वल टू S डिवाइड बाई क्यू नजर आएगा। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे करके आगे बढ़ें। I3 अगर आप ध्यान दीजिए तो I3 I1 के इक्वल है। I3 की जगह पर I1 लिख सकते हैं, I4 की जगह पर अगर आप ध्यान दें तो ये I2 के इक्वल है, जो कि S डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा। और I1 डिवाइड बाई I2 अगर इक्वेशन नंबर 3 पे ध्यान दें तो ये R डिवाइड बाई P है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? R डिवाइड बाई P इक्वल टू S डिवाइड बाई क्यू। और हम जब प्रश्न में ध्यान दें तो P के डिवाइड बाई क्यू चाहिए, यहाँ पर S के डिवाइड में क्यू है, तो मैथ कहती है इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आया जा सकता है। तो इसको यहाँ रख देंगे, P को वहाँ ले जाएंगे। और मैथ एक बात और कहती है कि इस पूरे को यहाँ और इस पूरे को वहाँ लिखा जा सकता है। तो ये P डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू R डिवाइड बाई S, और यही रिजल्ट हमें लेकर आना था, जो कि आ गया है।